440 साल पहले। ये मैं नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का बेटा और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का वालिद, इतिहास के पन्नों के ढेर में बाबर और अकबर के बीच मैं वो पन्ना हूँ जिसे लोग तेजी से पलट कर आगे बढ़ जाते हैं। मैं कोई महान सेनापति नहीं रहा, बगावतों से जूझता रहा, मगर दिल कविताओं, कहानियों और तारों में ईरान से लौटकर मुगलों की हुकूमत को समेटने की कोशिश की। लेकिन 1556 में एक लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मेरी मौत हो गई। यह मेरा ही मकबरा आप देख रहे हैं। अलग अलग मुल्कों, मजहबों और जुबानों के लोग इसके जर्रे जर्रे की तस्वीरें खींच रहे हैं। शायद हुमायूं को ढूंढ रहे हैं। इन जालियों से छनकर आती रोशनी ये कुछ और नहीं, मेरी ही तबीयत है, मैं ही। जेंटलमैन, दिस इज ए माइलस्टोन। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जो इमारत अपने कायम होने के 440 साल बाद तक साबुत खड़ी हो, उस इमारत के बारे में आपका ये रिपोर्टर क्या बताएगा जिसकी उम्र अभी 40 भी नहीं हुई है। सवाल आपके इस रिपोर्टर या इमारत की उम्र का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम ऐतिहासिक इमारतों, विरासतों को अपनी या अपने शहर की पहचान का हिस्सा मानते हैं, या फिर इनके साए में तस्वीरें खिंचाकर एल्बमों में धकेल देने का सामान। ऐसा कैसे हो गया कि जिस दिल्ली में हर हवा किसी न किसी इमारत को छूकर गुजरती हो, वहां बिल्डरों, निगमों और सरकारों की कारस्तानियों के चलते इन ऐतिहासिक इमारतों पर पर्दा पड़ गया। गनीमत है कि हुमायूं का मकबरा एक बार फिर से सामने साफ साफ दिखने लगा है, और हो भी सकता है कि आने वाले दिनों में यह मकबरा दिल्ली की पहचान का हिस्सा बन जाए। इस तस्वीर में हुमायूं का मकबरा खंडहर जैसा दिख रहा है। ये आज की तस्वीर है, करीब करीब बिल्कुल वैसी जैसी अपने बनने के वक्त रही होगी। 1572 में बना था यह मकबरा। इसके बचाने की कहानी इतिहास और वर्तमान दोनों के लिए सबक है। तभी आज यह इमारत फिर से बड़ी दिखने लगी है, बनाने वालों से भी बड़ी, जिनका जिक्र एक पत्थर के टुकड़े पर है, वो भी आधा अधूरा। पर आज के इन कारीगरों को तो आप देख ही सकते हैं। भरतपुर और धौलपुर से लाए गए हैं, जहां आज भी कई लोग पीढ़ियों से पत्थर तराशने का काम करते हैं। कुछ को यही ट्रेनिंग दी गई। औजार भी उसी जमाने जैसे हैं। हर दिन 700-800 छेनियों की आपूर्ति के लिए यहाँ लोहारों की कार्यशाला बनाई गई। इन सब के नाम होते हैं क्या? हाँ, नाम होते क्या है जैसे नाम इनका? इसको तो बोलते हैं नज्जी। नज्जी? नज्जी। इसको नज्जा बोलते हैं। नज्जा। इसको बोलते हैं पंजी। पंजी। इसको बोलते हैं तकला। तकला। ये तकला है, ये पंजी है, ये नज्जा है। हाँ, ये नज्जी है। और ये क्या है? ये भी खलक है। खलक। हाँ। ये खलक है। हाँ। तो ये नाम है आपका। मतलब एक पत्थर में इतने सारी मतलब छेनियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पत्थरों को हाथों से चढ़ाया गया। हर पत्थर को नजाकत से उठाकर रखा गया और जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया। पुराने पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने के मसाले तैयार किए गए। कंधे से रोलर को खींचा गया ताकि चूना और सुर्खी का रंग ठीक ठीक मिल जाए। वक्त के साथ चूना पत्थर हो जाता है। मसाले के ऊपर पत्थर को रखकर यहाँ ठोका जा रहा है ताकि पत्थर बराबरी से बैठ जाए। सारे पत्थर यहीं से निकालकर तराशे गए हैं। नए पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ लोअर प्लेथ का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इनके लेवल पत्थर जो है थे खराब हो गए थे काफी ज्यादा। हाँ। अच्छा, कई पत्थर बहुत अच्छे मोटे भी हैं इनमें, पुराने पत्थर। हाँ। काफी थिकनेस में, और उनकी ऊपर की लेयर खराब हो गई है। हाँ। तो हम क्या करते हैं कि जो पुराने पत्थरों के ऊपर की लेयर जो खराब हो गई है उसको एक बार छील देते हैं। जैसे कि आप यहाँ कारीगरों को देख रहे होंगे कि वो एक ऊपर की लेयर जो है 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर से उतार देते हैं,
ताकि जो पत्थर की स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग पत्थर है, वो नीचे दोबारा आए और उसको दोबारा रिले। और कुछ पत्थर 20% पत्थर हम यहाँ लगा देते हैं। कोशिश यही है कि 80% पत्थर वैसा का वैसा ही वैसे ही लग जाए। हाँ, एक पत्थर जो है 4 फुट के करीब, एक 2 फुट बाय 2 फुट का पीस एक कारीगर 1 दिन में तैयार कर पाता है। 1 दिन लगता है पूरा? 1 दिन लगता है 2 फुट बाय 2 फुट का पत्थर बनाने में, एक कारीगर को, इस एक पत्थर को बनाने में। हाथ से तैयार ये पत्थर एक साइज के हों, इसके लिए कारीगरों की टोली को नंबरों में बांट दिया गया। यही प्रक्रिया तब भी थी और यही इस बार अपनाई गई। अब उसके बाद वो पत्थर तैयार। क्या बात है। सब जगह ये क्या ये सही है कि इसमें फर्श में जितने भी ये जो आपने इस्तेमाल किया है पत्थर, हाँ जी, वो 80% वही है जो पहले था? हाँ, लगभग 80% पता भी लगता है। ज्यादातर पत्थरों पे निशान थे। जो पत्थर मिस्त्री में काम करता था, हाँ। वो अपना निशान लगाता था। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये एक मिस्त्री का एक निशान है। ये 3 है? हाँ, ये 3 है। अलग अलग होगा, एक ये भी है, 3 है। यहाँ भी निशान है। हाँ। पिछले कई सालों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आगा खान ट्रस्ट दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हाथ के स्पर्श का एहसास हुमायूं के मकबरे के संरक्षण में बना रहे। सालगिरी थी इंडिपेंडेंस से, उसमें दोनों तरफ से सीढ़ियां हैं। जो मशीन से पत्थर तैयार होता है, हाँ, वो पत्थर देखने में तो भद्दा लगता ही है, हाँ। पर वो जो एज करता है वो भी खराब एज करता है। तो वो मतलब कि जब हाथ से छेनी से पत्थर तैयार किया जाता है तो पहली बात तो कारीगर को समझ आ जाता है कि ये पत्थर ठीक नहीं है, इसको नहीं इस्तेमाल किया जाए। हाँ। मशीन तो कोई पत्थर को पहचान नहीं सकती कि पत्थर ठीक है या नहीं ठीक है। हुमायूं का मकबरा मुगलों का शयनागार भी कहलाता है। यहाँ 160 से भी ज्यादा मुगल खानदान के वारिस दफन हैं, जिनमें से 5 मुगल बादशाह हैं। इन कब्रों में जब बादशाहों की रूहें अपनी नाइंसाफियों के लिए करवटें बदलती होंगी तो उनकी बनाई ये आलीशान इमारतें सुकून देती होंगी। जिनके सामने खड़ा आज का इंसान उनके फरमानों की नहीं, इमारतों को लेकर उनकी बारीक समझ की दाद देता है। इसी में बाद में 160 और मुगल मकबरे के निचले तल में 64 कमरे हैं, 4 ऊपर हैं। सभी कमरों में किसी न किसी की कब्र है। ये जो बिल्डिंग की इमारत है और हुमायूं का जो अपना चरित्र रहा, इन कमरों के छज्जे की नक्काशी भी सीमेंट से ढक चुकी थी। अब दोबारा खोजकर कायम करने की कोशिश हो रही है। तो वो सीमेंट हटाया, उसको वापस चूने का काम कर रहे हैं। प्रतीक, जो ये हम जानना चाह रहे थे कि ये जो डिजाइन है, ये इस डिजाइन का मतलब नक्शा आपने कैसे तैयार किया जो अब बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पर बन रहा है संरक्षण? एक्चुअली ये जो डिजाइन है, हाँ। ये हमारे को कई जगह मिला। हाँ। जैसे कि ये 17 कमरे हर तरफ हैं, तो पूरे 68 के कमरे के करीब हैं। तो ज्यादातर तो सीमेंट के साथ खत्म हो चुका था, पर जहां हमने सीमेंट थोड़ा झड़ा तो उसके नीचे ये पैटर्न मिले। तो यही पैटर्न को पूरा रिकॉर्ड करके लेजर स्कैनिंग के थ्रू यही पैटर्न को रेप्लिकेट किया। फिर ये जो कारीगर हैं वो इसी पैटर्न को वापस सब जगह लाने का काम में जारी हैं। दैट प्रिसिशन। पत्थरों से पटा यह फर्श खुरदरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वास्तुकार सईद मोहम्मद गयास चाहता था कि लोग नीचे नहीं ऊपर के तल पर चलें, जहां वो इसकी भव्यता से भाव विभोर हो जाएं। कई किलो सीमेंट का मलबा हटाया गया और वापस फर्श वैसा ही दिखने लगा है जैसा बनाने वालों ने कभी बनाया था। कुछ ये पत्थर 2-2-2.5 हजार किलो का एक पत्थर है। हम आ गए हैं छत पर, जहां गुंबद की बुलंदी नजदीक से देखी जा सकती है। इसके ऊपर छोटे से दिख रहे ये कलश असल में 2 मंजिला इमारत के बराबर हैं। करीब 10 लाख किलो ये कंक्रीट हटाना पड़ा हमारे। 10 लाख। रतीश ने बताया कि यहाँ से 10 लाख किलो सीमेंट की परत हाथ से निकाली गई है। पुराने ठेकेदारों ने इस कदर सीमेंट भर दिया था कि पानी की निकासी का सिस्टम भी मिट चुका था। निकाल के इनको लगाने गए। उसी तरह जैसे ये बुर्जियां हैं छोटी वाली, हाँ, इनके ऊपर आप देखेंगे ये चीनी का काम जो टाइल सेरेमिक हाँ, का ये ब्लू टाइल्स की टाइल्स झलक मिल रही है। हाँ। तो वो काफी हद तक तो सीमेंट से कवर्ड थी। हाँ। बट हमारे को ओरिजिनल पैटर्न मिल चुके, तो अब ये उज्बेकिस्तान और ईरान से कारीगर ला के इनको जैसे पुराने फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन वैसी टाइल बनाने की कोशिश जारी। हिंदुस्तान की इमारतें कुछ आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग से नहीं, कारीगरों से बनाई गई। अच्छा। और जब 100 सालों से जब तक राजा महाराजा थे तो कारीगर उसके इंचार्ज थे, मरम्मत करते थे, सब ध्यान से समझ
और अंग्रेजों के आने के बाद जब ये मॉन्यूमेंट सारे मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हो गए तो इसके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को बिठा दिया गया जिनको कारीगरी के बारे में बहुत कम नॉलेज थी। अब उस नॉलेज हुमायूं का मकबरा अब काफी ठीक हो चुका है। अगर इसे समाज और जीवन से जोड़ दिया गया तो अगले 400 सालों तक इसे कोई तकलीफ नहीं होगी, बस इस्तेमाल होता रहे। यहीं से एक नई बहस जन्म ले रही है। अभी तक हम संरक्षण का मतलब समझते रहे कि यहाँ कोई नहीं आएगा। न्यूयॉर्क जैसे 200 साल पुराने शहर में 29,000 संरक्षित इमारतें और जगहें हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 15,000। दुनिया में 228 वर्ल्ड हेरिटेज शहर हैं, हिंदुस्तान में एक भी नहीं। पर एलिटिस्ट अप्रोच इसलिए हो गया है कि हमने इमारतों के आसपास फेंस कर दिया है कि इसके अंदर मत आइए, और ये एटीट्यूड थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो एटीट्यूड, हमारी जो लाइफ है वो मॉन्यूमेंट से कनेक्टेड नहीं रहेंगी। इस बिल्डिंग के अंदर जाएं तो गर्मियों में आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा, सर्दियों में भी कंफर्टेबल रहेगा। बहुत सोच के ये ऐसी बिल्डिंग हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं और इनसे हम मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए भी कई लेसन लर्न कर सकते हैं। इसीलिए निजामुद्दीन के लोगों को डेली पास दिए गए हैं ताकि वे यहां आकर 30 एकड़ में फैले इस बाग में सुबह शाम की सैर का आनंद ले सकें। 1947 में बंटवारे के वक्त 40,000 से भी ज्यादा शरणार्थियों ने पनाह ली, लेकिन धीरे धीरे लोगों का रिश्ता इन इमारतों से दूर होता चला गया। पूर्वी द्वार की इस पुरानी तस्वीर को देखिए किस हालत में है। इस तस्वीर में यमुना साफ साफ दिख रही है, अब नहीं दिखती है। आइए अब हम चलते हैं मकबरे के पीछे का हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, जहां एक बारादरी बनी है यमुना नदी का नजारा लेने के लिए। बारादरी का ये आखिरी हिस्सा, और इसी से छूकर बहती थी कभी यमुना नदी, लबालब समंदर सी। यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर बहती है और अब छोड़ी गई जमीन पर निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच दौड़ने वाली रेलगाड़ियां दिन भर यहाँ से भागती रहती हैं, उनके सायरन की आवाजें। एक कहावत है, लिखा गया है कि एक शहर को बसाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, बादशाह, बादल और दरिया। दरिया बहुत दूर जा चुकी है, बादशाह की जगह बिल्डरों ने ले ली है, और अब ऐसे मकान दिखने लगे हैं, बनने लगे हैं कि बादल और आसमान तो नजर ही नहीं आता। इस दीवार से लगी है रेलवे लाइन और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यमुना की गोद में कॉमनवेल्थ गेम्स का कबाड़, गेम्स विलेज यहीं से थोड़ी दूर पर है। अच्छा है आप यहाँ से पूरब नहीं पश्चिम की तरफ ही देखें, कम से कम मकबरे की शान कायम है। ने जो डिजाइन कई बार कहा जाता है कि ये पर्शिया से डिजाइन लिए गए, ईरान से डिजाइन लिए गए। ऐसी बड़ी इमारत कहीं दुनिया में और नहीं है, ना ईरान में है, ना उज्बेकिस्तान में, नहीं कहीं नहीं। और इस स्केल पे, मतलब कि इससे पहले लोदी बादशाह के मकबरे होते थे, पर वो इसमें इसके एक 10% भी नहीं है, मतलब कि ये उनसे 10 गुना बड़ा मकबरा बनाया गया। और इसी मॉडल को लेके डबल डोम, एक बहुत बड़ी कुर्सी, जिसके और बड़ी बड़ी बुनियादी मेहराबें लेके वही मॉडल ताजमहल में बाद में बनाया गया। अब बन गया है, बच गया है तो सब आने लगे हैं। ढूंढते ढूंढते हुमायूं का मकबरा और इसके 30 एकड़ वाले बाग की कहानी तो बच ही गई। वो ब्रेक के बाद। कभी ये हालत हो चुकी थी मुगलों के इस बागे बहिश्त की, पेड़ गायब और नालियां ध्वस्त। कुरान में जिस जन्नत के बाग और नदियों का जिक्र है उसे ही मुगलों ने अपने 4 बाग में उतारने की कोशिश की और काबुल से लेकर कश्मीर तक कई खूबसूरत बाग दिए। 30 एकड़ का यह बाग बचा लिया गया है। पहले की तरह आम, अनार, अंजीर, जैतून और खजूर के पेड़ तो नहीं हैं, मगर यहाँ मुगलों की पसंद रहे 2500 पेड़ लगाए गए हैं। फलदार पेड़ नहीं लगाए गए
क्योंकि इस तरह के जोशीले दीवानों की कमी नहीं। प्रोफेसर शाहिद ने बागों के संरक्षण में अहम भूमिका अदा की है। मुगल गार्डन, एक तो जो मुगल गार्डन का कैरेक्टर है कि जो चलने की जगह है वो थोड़ी ऊंची होती है। अच्छा। और जो गार्डन के खाने होते हैं वो नीचे होते हैं। अच्छा। और उसकी वजह ये नीचे होने की थी कि ओरिजिनल में जो चलने के रास्ते हैं उसमें जैसे आप देख रहे हैं नहरें हैं, हाँ, या पानी का सिस्टम है, तो इन्हीं नहरों से पानी दिया जाता था या गार्डन को सींचा जाता था। तो ये जो नहरें हैं ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती थी, बल्कि ये एक जरूरी चीज थी इरिगेट करने के लिए, सींचने के लिए। ब्रश से सफाई करते हैं। 3 किलोमीटर से भी लंबी इन पतली नहरों को अब ठीक कर लिया गया है। इनमें पानी बहता रहे, इसके लिए बाग के किनारे बड़े बड़े कुएं बनाए गए थे। सबको बचाया गया। ये सारी नहरें आपस में इस तरह के चौराहों पर जा मिलती हैं जहां फव्वारा बना हुआ है। फव्वारा तो मोटर से चलता है, मगर नहरों में पानी गुरुत्वाकर्षण से बहता है, अपने आप हल्का हल्का। वो पानी का जो फ्लो है वो आराम से चारों तरफ जा रहा है अपने आप, बिना किसी मोटर के, किसी भी मोटर के। इस नेचुरल फ्लो है, ग्रेविटी से चलता है। 1 मीटर में 1 mm समझो। बारीक स्लोप है ना। हाँ, मतलब आप बिल्कुल जरा सा ऐसे झुकाते हैं बस, और इतने में पानी चला जाता है। हुमायूं का मकबरा अपनी गुमनामियों से धीरे धीरे निकल ही रहा था कि अचानक ओबामा दंपति अवतरित हो गए। बस अब तो यहाँ आने वालों की संख्या 250 से बढ़कर अब 4000 हो चुकी है। मैं तो दिल्ली में तकरीबन 35 साल से रहता हूँ। और कभी आ चुके हैं पहले? नहीं, पहले कभी नहीं आया मैं। दिल्ली में हम यहाँ पैदा हुए हैं और हमें मालूम नहीं कि हुमायूं का यहाँ से निकलते हैं बाहर से। हाँ। मगर ये ऑन रोड नहीं है, इसलिए हम निकलते हैं, बोर्ड देख के निकल जाते थे। तो आज हम निकले यहाँ से, इस रूट से, लोधी रोड से, तो हम चिड़ियाघर के सामने गए कि भाई वहाँ पे होगा, मगर यहाँ जब आए तो पता लगा यहाँ पे है। आप कानपुर से आए, विनय जैन। उम्मीद है कभी कानपुर आया तो आप भी मेरी ऐसी ही तस्वीर खींचेंगे। संभाल कर रखिएगा इसे। बाराक ओबामा साहब आए, कई लोग मोटिवेट हुए। मैं देख रहा हूँ मुझे लगता है फॉरेनर्स हैं। एक चीज मैंने महसूस करी जब मैं आया कि हिंदुस्तानी बहुत कम है। मेरे को दिल से एक शौक रहा है कि जब भी जाता हूँ तो भारतीय संस्कृति और जो यहाँ की हेरिटेज है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी अपने आप भी लीजिए और अपने आगे वाली जनरेशन को भी देना जरूरी है। बिकॉज जब हम कुछ पास से लर्न करेंगे तभी फ्यूचर अच्छा होगा। कोई पिकनिक मना रहा है तो कोई इश्क के पल चुरा रहा है। काश यहाँ कोई इतिहासकार भी होता बताने वाला। Gentlemen, this is Humayun's tomb. Humayun was second emperor of Mughal Empire. आगरा से आए गाइड आर.के. सिंह से पूछा तो बस इतना ही बता पाए कि इमारत आलीशान है और हुमायूं बाबर का बेटा था, इसलिए महान है। विदेशी सैलानी आपसे पूछ देता हो कि हुमायूं का क्या बारे में बताइए तो क्या बता? हुमायूं बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर का मुगल एम्परर था और बिकॉज ऑफ बाबर, ही वाज सन ऑफ बाबर। बाबर वाज फेमस फॉर मुगल एम्पायर, इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये। इतिहास की यही दुर्दशा कानों में खटकती रही। कुछ आप जैसे प्रेमी कसर पूरी कर देते। दीवारों के भीतर यहाँ हर उस प्रेमी का नाम यहाँ पर लिखा है जो इस इमारत के साथ साथ तारीख का हिस्सा बनना चाहते हैं। अलका को राजेंद्र से प्यार है, सोनू को नीतू से प्यार है और अनु को शबाना से प्यार है। ये वो प्रेमी हैं जिन्होंने बहुत सस्ते में अपना नाम एक बादशाह की बनी बनाई इमारत पर खुदवा कर अमर करने की कोशिश की। एक गुजारिश है आपसे, अपने दोस्त यारों में इतिहासकारों को शामिल कर लीजिएगा। आपके भूल जाने से इतिहास कहीं खो नहीं जाता है, वो वहीं खड़ा रहता है। लौटकर आपको ही आना पड़ता है। दिल्ली वाले हैं तो और दिल्ली वाले नहीं हैं तो हुमायूं का मकबरा देखने आइएगा। जैसे ये आए दुनिया भर में जा बसे भारतवंशियों की संतानें अपने पुरखों के देश को ढूंढने के लिए।